हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड, जैसा कि कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, रात वाली, जो लोग कल वाली वीडियो देख के आए हैं उनको तो पता होगा कि हम लोगों का पर्पस क्या है, जो क्लास किस उद्देश्य से स्टार्ट की जा रही है। जिनको नहीं पता है मैं उनको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से इसी साल के 3 माह के अंदर कम से कम 15,000 से ज़्यादा वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी होने वाले हैं। चूँकि आगे चुनाव है, तो चुनाव की वजह से सरकार जितनी ज़्यादा युवाओं को खुश करना चाहेगी, युवाओं के लिए करना चाहेगी, वो सोचेगी वैकेंसियाँ जितनी ज़्यादा फिल हो जाए उतना ही अच्छा है, ताकि उनको आगामी चुनाव में उसका लाभ मिल सके। इसीलिए जो वैकेंसियां हैं वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। जनवरी के आखिरी दिन तक यहां तक उम्मीद है लेखपाल के आ जाएंगे, या लेखपाल का अगर नहीं आ रहा है जनवरी के अंत तक तो आपका फरवरी में आ जाएगा, क्योंकि आगे आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता बाद कोई भी नोटिफिकेशन अलाउ नहीं होता है। इसलिए फरवरी में आपके सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे, जिसमें से शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एक कनिष्ठ सहायक लिपिक की पद आ रही है, एक आ रहा है राजस्व लेखपाल, एक आ रहा है चकबंदी लेखपाल, एक वैकेंसी आपकी सब ऑर्डिनेट की। दोस्तों तो ऐसे कई सारी भर्तियां हैं। खासकर आगे एक परीक्षा लगी हुई है अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो आवेदन हो भी चुका है मंडी परिषद का, उसके लिए भी एक क्लासेस है दोस्तों। तो खासकर हमने टारगेट किया है यूपी ट्रिपल एससी को कि हमारा लक्ष्य रहेगा 2019 में हम परीक्षा क्रैक करके कोई ना कोई यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी वैकेंसी की और हम नौकरी लेके रहेंगे दोस्तों। इसी उद्देश्य से क्लास को स्टार्ट किया गया। सभी परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो जो लोग युवा तैयारी कर रहे हैं, बैठे ना रहे, खाली 3 घंटे का हमने शेड्यूल बनाया दोस्तों। उस वीडियो को जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे मैंने पूरा शेड्यूल डिस्कस किया था कल वीडियो में कि क्या पर्पस रहेगा, सारे डाउट क्लियर किए थे और क्लासेस के बारे में सारी बताई थी, कौन सी क्लास कब चलेगी। तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, वहां पर डिटेल में बताएं। यहां ज्यादा बात करेंगे तो हमें क्लास भी आगे शुरू करना है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पूरा डिटेल ले सकते हैं इस क्लास के बारे में, और जो कल देख चुके हैं उनको तो पता होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने कल कहा था, वादा किया था कि मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा वो बेसिक लेवल से होगा एकदम से। जिन लोगों ने वीडियो की परीक्षा तैयारी की होगी दोस्तों, उनको तो बेसिक लेवल भी थोड़ा बहुत आता होगा, पता होगा, याद होगा अभी भी, लेकिन उनके लिए भी रिवाइज हो जाएगा। काफी अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहले हिंदी में हम वर्णमाला स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला चूंकि इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, आपने प्रीवियस परीक्षाओं देखे होंगे, यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से भी हाल ही में 2-3 परीक्षाएं हुई हैं। जैसे युवा कल्याण अधिकारी का हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, वीडियो परीक्षा हुई है हाल ही में, अभी 12 जनवरी को नलकूप चालक की परीक्षा हुई है। चारों के प्रश्न पत्र आप देख लीजिए, उसमें वर्णमाला के काफी सारे पूछे गए हैं प्रश्न और ट्रेंड में रहे हैं दोस्तों। जो कि हमें युवा कल्याण अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड वाली जो परीक्षार्थी थी उनको तो नया नया मिला था, उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा। खैर, वीडियो की परीक्षा में तो हमें कुछ आकलन हो गया था, हम तैयारी कर लिए थे वर्णमाला के, लेकिन अब हमें चूकना नहीं है। वर्णमाला को हमेशा हम स्किप कर देते थे, लेकिन अब हम वर्णमाला को भी अच्छे से गहन अध्ययन करके चलेंगे, ताकि एक भी पॉइंट हम मिस न करें दोस्तों, और ताकि हम अपना सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो दोस्तों, मैं यही सोच के एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा। आज वर्णमाला का मैं पूरा थ्योरी समझाऊंगा आपका, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो छूट जाएगा आपका वर्णमाला से। सारी चीज को कवर करते चलूंगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे, जो मैं बताता जाऊंगा, उसको आप नोट करते जाइएगा। इसको आप समझ लेंगे तो कल इस पे बेस्ड एमसीक्यू में करूंगा, यानी कि क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके आंसर आपको देने होंगे कल। अगर आप कल नहीं दे पाएंगे तो इसका मतलब आपने इस वीडियो को सही से नहीं देखा है। तो वीडियो को एंड तक और अच्छे से समझते हुए चलिएगा दोस्तों। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, आपके सारे चैप्टर करवाने वाले हैं, आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी उसको देख लीजिएगा, वहां पर सारी चीजें डिस्कस की गई है और आपको टाइम शेड्यूल भी मिल जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो में बात ज्यादा हो गई है, क्योंकि थोड़ा सा समझाना था आप लोगों को। पहली वीडियो है, आगे ऐसी वीडियो जो बनाएंगे उसमें ज्यादा बातचीत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला के बारे में जितना कुछ पता है आपको वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि सभी लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाए। देखिए, वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। यहां पर सामने आपको लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या 45 है, ठीक है। लेकिन देखिए, यहां पर वर्णमाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये वर्णमाला है आपका। इसमें देखिए, संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर ऋण है, इसमें भी इसे भी सम्मिलित करने लेने पर की संख्या 46 हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, आप समझते जाइएगा। देखिए, जो वर्णमाला है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। वर्णमाला जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन में। देखिए, स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विविर से अबाध गति से निकलती है, यानी कोई बाधा नहीं आता है जिसके निकलने में, उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। एक है मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। तो पहले मूल स्वर और संधि स्वर को समझते हैं। देखिए, मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है, ठीक है, अर्थात जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऋण, ये 4 जो हैं ये मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों की संख्या पूछी जाती है, प्रश्न कल आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिन लोगों ने सही से समझा उनको उत्तर देंगे। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इस पर बनेगा क्वेश्चन, मूल स्वरों की कितनी संख्या है या मूल स्वर कितने होते हैं। तो मूल स्वर 4 होते हैं, आ, ई,
उ, ऋण, इनमें किसी भी स्वर की सहायता लिए बिना इनको उच्चारण किया जाता है, इनमें अबाध गति से उच्चारण होता है, कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होती है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए 2 नंबर संधि स्वर। अब संधि स्वर वे स्वर है जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि इन चारों स्वरों की जिनके मूल संधि स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में इन 4 मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें संधि स्वर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है, वे स्वर जो सजातीय स्वरों एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित होते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण करता है, ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर हो गए। ऐसे ही छोटी छोटी 2 मिल गया तो ये बड़ी ई हो गया, ऐसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ मिल गया, तो ये जो 3 हैं ये आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर को मिला के बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए संयुक्त स्वर जो यहाँ पर बताया गया था। देखिए संधि स्वर 2 प्रकार के हैं, एक है दीर्घ संधि स्वर और एक है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के बारे में बात करते हैं। देखिए संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो विजातीय स्वरों, वहां पर था सजातीय यानी आसी के पास के बोले जाने वाले, लेकिन यहाँ पर विजातीय 2 जाति के विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल सामने है आपके, जैसे छोटा आ और छोटी ई मिलके ए बन गया, छोटा आ ए बन के आय बन गया, छोटा आ और छोटू ऊ मिलके औ बन गया, ऐसे ही आ और औ मिलके औ बन गया, और या औरत वाला औ। तो इस तरीके से ये 2 विजातीय स्वरों को मिला के जो बनता है वो होता है संयुक्त स्वर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग ध्यान से समझते चलिएगा, कल आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आगे देखिए चलते हैं, देखिए फिर है आपका प्लूत स्वर। प्लूत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लूत स्वर कहलाते हैं, यानी इनसे भी ज्यादा समय लगता है, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा। दीर्घ स्वर में क्या है, जो छोटा और छोटा मिलके बड़ा हो जाता है, तो जैसे कि देखिए छोटा कहेंगे तो आ और बड़ा कहेंगे तो आ, थोड़ा सा टाइम लगा ना, लेकिन जिसमें आ से भी ज्यादा यानी कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उनको प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाना जब कोई गाता है तो जो ध्वनि निकालता है, जो राग निकालता है आ, तो इसको कहते हैं। ऐसे देखिए जैसे राम, ठीक है, राम, तो देखिए जब यहाँ पर बीच में जो आपका गैप आ रहा है यानी कि इसको उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, तो इसको कहते हैं प्लूत स्वर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज थम्स अप करिए कि हमें समझ आ रहा है सर, और आप ऐसे कंटिन्यूअसली हमें पढ़ाते जाइए। आप लोग जल्दी जल्दी थम्स अप करके बताएं चैट बॉक्स में। देखिए स्वरों का उच्चारण, अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों के 3 वर्ग होते हैं, वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग है अग्र स्वर, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा का अग्र भाग पर ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाता है। यानी कि जो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा यानी जीभ के अग्र भाग यानी आगे का भाग ऊपर उठता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये जो हैं ये आपके अग्र स्वर से बोलने जाने वाले अग्र स्वर कहलाते हैं, जो कि जिनका उच्चारण करते टाइम जीभ जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है बोलने टाइम। तो ये होते हैं छोटी ई, बड़ी ए और ऐ। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन 2 है यहाँ पर मध्य स्वर। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभा समान अवस्था में रहती है, यानी ना हिलती है ना डुलती, मध्य स्वर कहलाते हैं। आ, तो जीभ वही है, आपने मुंह खोला, इसका उच्चारण हो गया, जीभ में कोई गतिविधि नहीं हुई। आप खुद वहां पे जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूँ आप खुद प्रैक्टिकल करते जाइए, आप लोग खुद बोलते जाइए। आ, तो आ में ना जीभ हिली ना कुछ हुआ, कोई भी नहीं, समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाता है। और ये सिर्फ होता है आ, सिर्फ एक वर्ण आ। आगे है पश्च स्वर। पश्च स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग यानी पीछे का भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है बड़ा आ, उ, ओ, औ, ठीक है, ये पश्च स्वर कहलाते हैं। आई होप आपको ध्यान में आता रहेगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, कल आपको क्वेश्चन करना है इस पे। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त अंगा, आ, आहा ध्वनियां हैं, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। अयोगवाह, तो ये प्रश्न बन जाता है कि अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, तो अयोगवाह वर्ण यही 3 होते हैं, आ और आहा, ठीक है, ये आपके होते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका
स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है। इनको मध्य में रखा गया है, यानी स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले, तो इनको मध्य में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं तो आपको प्रश्न बन जाएगा कि अयोग वाह वर्ण, तो अब याद रखिए ऐसे प्रश्न कल पूछे जाएंगे, आप लोग इसको याद करते रहिए, समझते रहिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि ये पहली वीडियो हो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें इस मिशन में और ज्यादा से ज्यादा लोग सफलता प्राप्त कर सकें 2019 तक। देखिए व्यंजन, अब व्यंजन की बात किया, स्वर की बात हो गई। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर में मूल स्वर कितने होते हैं, सारी चीजें बता दी। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कितने प्रकार के उच्चारण होते हैं। अब आया व्यंजन। व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विविर से अबाध गति से नहीं निकलती, वर्ण उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। यानी वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में हवा मुख विविर से अबाध गति से नहीं निकलती, यानी कि बिना कोई बाधा के नहीं निकलती, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है, वर्ण उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, यानी कि थोड़ा या ज्यादा अवरोध होता है, उत्पन्न होता है, व्यंजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती, व्यंजन कहलाती हैं। अगर शॉर्ट भाषा में बात किया जाए तो वे ध्वनियां जो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित ना हो उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का, तो का किससे बना है, का को अगर विभक्त करेंगे तो आधा का और आ मिलके का बना है, ठीक है। तो ये तो स्वर है आपका, ये व्यंजन है। तो ये व्यंजन जब तक ये स्वर इसका मेल नहीं होगा तब तक ये उच्चारित नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए इसी को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन का अर्थ समझ गए आप लोग। वे ध्वनियां जो बिना किसी स्वर के न बोली जा सके, न उच्चारित किया जा सके, उन्हें व्यंजन कहते हैं। आगे देखते हैं इसको। सामान्यतः व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का कोई ना कोई भाग मुख से किसी न किसी भाग से स्पर्श करता हूं, यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ के कोई ना कोई भाग किसी न किसी भाग से मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे का से लेकर मां तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। याद रखिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। का से लेकर मां तक, का से लेकर मां तक जितने वर्ण हैं, टोटल 25 वर्ण आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें 5-5 वर्गों में विभाजित किया गया है। अतः इन वर्गीय व्यंजन भी, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे का से डा तक का वर्ग से देखिए का से ड़ा तक को क्या कहेंगे, का वर्ग कहते हैं। चा से यहाँ तक चा वर्ग कहते हैं। टा से अड़ा तक टा वर्ग कहते हैं। ता से ना तक ता वर्ग कहते हैं। पा से मां तक पावर कहते हैं। तो इनको 5 वर्णों में विभक्त किए गए। 5-5 वर्ण होते हैं एक में, और 5 वर्गों में विभक्त किया, यानी 25 टोटल होते हैं स्पर्श व्यंजन। समझ में आ गया ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप 2 है, देखिए अनुनासिका व्यंजन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए जो बोर हो रहा है वो जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन जब तक आप थ्योरी नहीं समझेंगे, अभी मैं चाहता एमसीक्यू करा दे, तो क्या आपका एग्जाम लगा हुआ है, अभी तो नहीं लगा हुआ है ना, तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम क्यों ना डिटेल में पढ़ें, क्यों हम कोई गलती करें, क्यों ना हम अच्छे से हर चीज को पढ़ लें, छोटी छोटी चीज को पढ़ लें। तो आप लोग अच्छे से आराम से बैठ के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। 3 घंटे में सारे क्लासेस हो जाएंगे। हमारे शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि 3 घंटे लगेंगे, सारे क्लासेस डेली हो जाएंगे। तो क्या आप अपने करियर के लिए दिन में 3 घंटे भी नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों? अंत तक देखते रहिए, बहुत ही हेल्पफुल क्लास होने वाली है मित्रों आपके लिए। देखिए क्वेश्चन, देखिए टाइप 2 है अनुनासिका व्यंजन। अब देखिए अनुनासिका व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों के, मैंने बता दिया पहले ही, व्यंजन 6 प्रकार के होते हैं। पहला व्यंजन हो गया पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है अनुनासिका व्यंजन। देखिए जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिका व्यंजन कहलाती है, ठीक है। वे कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है, अड़ा, आ, ड़ा, ना और मा, अनुनासिका व्यंजन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तीसरा टाइप है अंतस्थ व्यंजन। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइप। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, यानी बहुत छोटा हो जाता है बोलते टाइम, फिर भी वायु स्वरों की भात बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। और वे कौन कौन से हैं, या, रा, ला, वा, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न, काफी ट्रेंडिंग में रहता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। देखिए ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हो गया। टाइप 4 है ऊष्म व्यंजन। देखिए यहाँ पर टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4। देखिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी काफी पूछा जाता है प्रश्न। ऊष्म व्यंजन तो अभी हाल ही में पूछा गया था परीक्षाओं में। देखिए ये होते हैं सा, शा,
सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, फिर आपका टाइप 5 है, यानी कि प्रकार पांचवा प्रकार उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जो है ड़ा और ढा, उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक है, ये दो जो वर्ण हैं ये उत्क्षिप्त व्यंजन आते हैं। इनको याद रखिएगा दोस्तों, कल प्रश्न आएंगे आपको, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं आएंगे, ऐसे ही इसी से प्रश्न बनेंगे, आप लोग नोट करते जाइए इन चीज़ों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो सिर्फ समझिए, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे, उसको वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा रात में, कल आपको टेस्ट देना है इसके क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसका पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। अगर लिंक से ग्रुप नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप लोग अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करें, सर्च बार में बी टॉपर लिखें, आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आकर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टाइप 6 है और ये आखिरी टाइप है, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहीं पे ऊपर एक चीज नहीं बताया मैंने, देखिए संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर में भी आपका यही सेम होता है, जिन वर्णों को उच्चारित करने में दो स्वरों का मेल होता है। ठीक है, दो स्वरों का मेल होता है, दो स्वर मिलकर जो एक शब्द बनता है, वर्ण बनता है, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण करने में अन्य स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये जो 4-5 हैं आपके पास, 4 छा त्रिक ज्ञा स्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको अगर आपका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा का और सा मिलके छा बना है। ये प्रश्न देख लीजिए, ये वाला प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ग्रुप सी के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन था। ग्रुप सी के पेपर में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो पेपर हुआ है 20 जनवरी को, उसके ग्रुप सी वाले पेपर में पहला क्वेश्चन यही आया था कि छा वर्ण का विभक्ति चिन्ह क्या, यानी छा वर्ण को अगर विभक्त करेंगे तो कौन कौन सा वर्ण निकलेगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन था, यही प्रश्न आया था। आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको यही दे दिया जाता है, अभी दे दिया जाएगा त्रा को विभक्त करेंगे तो कौन कौन सा वर्ण निकलेगा, ये पूछ लिया जाता है। तो ये उस दिन आया था, तो ट्रेंड में रहते हैं दोस्तों, वर्णमाला से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको याद लीजिए कर लीजिए। और इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाए, क्या क्या निकलेगा, क्या क्या मिलकर बना है, कौन कौन से व्यंजन मिलकर बने हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देखिए व्यंजनों के उच्चारण, अब व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ये भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए कि कौन सा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है। ठीक है, देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों के 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन किन्हें कहते हैं, देखिए समझिए, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कंठ ध्वनि या व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें है का, खा, गा, घा, ड़ा, कंठ व्यंजन। इनको का वर्ग भी कहते हैं, यानी कि इस तरीके से कह लीजिए कि का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो कंठ व्यंजन कहलाते हैं। सबसे याद करने का सबसे सरल तरीका। ठीक है, फिर आपका आ गया तालव व्यंजन। तालव व्यंजन में वे व्यंजन जिनका उच्चारण जीव के अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है तालव व्यंजन कहलाते हैं, जो है चा, छा, जा, झा, अंगा और सा या तालव व्यंजन है। ठीक है, तो आप इसको भी कह सकते हैं चा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी तालव व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है मूर्धन्य व्यंजन। कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जीभा की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। टा वर्ग के जितने वर्ण होते हैं सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। याद रखिए, टा वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं सभी आपके मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। फिर है आपका चौथा दंत व्यंजन। दंत व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, यानी ऊपर की दांतों को स्पर्श करती है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि ता वर्ग का जितना वर्ण है वो सभी दंत व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, फिर आपका आ गया ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व्यंजन में है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ द्वारा श्वास के अवरोध होता है, ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पा वर्ग का जितना भी वर्ण है, पा वर्ग का पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, तो ये याद रखिए। मूर्धन्य यहाँ से देख लीजिए, शुरू से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए कंठ व्यंजन कौन कौन से हैं, का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी कंठ व्यंजन कहलाएंगे। तालव व्यंजन चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी तालव व्यंजन हैं। आगे देखिए यहाँ पर मूर्धन्य व्यंजन टा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। दंत व्यंजन ता वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सभी दंत व्यंजन हैं।
ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन पावर के जितने भी वर्ण हैं सभी ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखिए अब आपका बच्चा यहाँ पर दंतोष्ठ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दांतों को स्पर्श करता है दंतोष्ठ व्यंजन कहलाता है। वो सिर्फ एक वर्ण है, उसको कहते हैं वा। वा जो है ये दंतोष्ठ व्यंजन है। ये सारे एक्सेप्शन हैं, यानी कि अपवाद हैं, इनको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। वहां पर तो आपको आ गया वा किस में है, यारा लावा में आ जाता है, ठीक है। तो आपका जो दंतस्थ, अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में वह आता है या रा ला वा। वाह, अब ये या रा लावा पूरा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, लेकिन वाह एक ऐसा अपवाद है जो दंतोष्ठ व्यंजन भी होता है, तो इनको याद रखिए। फिर आपका है टाइप 7 है वात्सर व्यंजन। अब वात्सर व्यंजन देखिए वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभा ऊपरी मुसड़ों मसूड़ों वात्सर का स्पर्श करती है, वात्सर व्यंजन कह। ये है ना रा ला। अब ये भी या रा ला और वाह है, और ये तीनों आपके चारों क्या हैं, अंतस्थ व्यंजन भी हैं। इसमें से वाह जो आपका है ये आपका जो यहाँ पर जो वाह हो जाएगा वाह, ये दंतोष्ठ भी है। ना रा ला ये आपके वात्सर भी हैं। तो ये जो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन के जितने वर्ण हैं ये अच्छे से याद कीजिए। इनमें जो कई सारे वर्ण ऐसे हैं जो दूसरे भी वर्ग में आते हैं, ठीक है। दंतोष्ठ में वाह आता है, ना रा ला जो आपका है वात्सर में भी आता है, और या रा ला वा की पूरी की बात कीजिए तो ये सारे अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए 8वां टाइप है, लास्ट है स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपके फॉरेस्ट गार्ड के परीक्षा में। काकल्य व्यंजन कौन से है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वर यंत्र मुख या संघर्ष उत्पन्न करती है, स्वर यंत्रमुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हा, अब देखिए या रा ला वा हा, ठीक है। या जो हा जो है, ठीक है, शा सा सा हा, तो ये क्या बताया था मैंने, ये ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन में हा जो एक है ये अपवाद है। हा जो है ये आपका स्वर या काकल्य व्यंजन भी कहलाता है, ठीक है। स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन भी कहलाता है। और शा सा शा हा जो है ये आपका पूरी की बात किया जाए तो ये ऊष्म व्यंजन भी है। तो जो अपवाद है उनको याद करिए अच्छे से, ठीक है। उपरोक्त 8 वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित हैं। आगे देखिए, देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बिंदु हैं उच्चारण के स्थान पर ही। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अब यहाँ पर आपने अघोष और घोष पढ़ा होगा, जिन लोगों ने वीडियो की तैयारी की थी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ आप लोग रिवीजन भी कर लीजिए। जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको भी अच्छे से पता चलेगा। तो ये 2 वर्गों में बटे हैं, घोष अघोष, ठीक है। अब अघोष की बात की गई है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि कहलाता है। यानी कि हर जो 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, जितने वर्ग हैं हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है। जैसे का वर्ग का का और खा, चा वर्ग का चा और छा, टा वर्ग का टा और ठा, ता वर्ग का ता और था, पा वर्ग का पा और पा, ठीक है। पहला और दूसरा पांचों वर्ग का, पांचों वर्ग का, चा, टा, ता, पा, इन सभी वर्गों के पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, अघोष वर्ण, ठीक है। फिर ये हैं कुल आपके 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। उसके बाद में आपका घोष है। देखिए घोष क्या है, जो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, यानी कि अब आप समझ लीजिए अघोष में कौन कौन से, हर वर्ग का पहला और दूसरा, अघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, ये आपके घोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। गा, घा, ड़ा, जा, झा, गा, टा, ठा, ला, ठीक है, ये सारे आपके घोष वर्ण हैं और ये अघोष वर्ण है, ये आप लोग याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये जो होता है टोटल ये आपके 31 होते हैं और एक अघोष 13 होता है। घोष कितने, 31, अघोष 13। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राणत्व के आधार पर या प्राण का अर्थ हवा से है, यहाँ प्राण का प्राणत्व के आधार पर यानी प्राण का अर्थ जो यहाँ पर है वो हवा से है। तो ये 2 वर्गों में बटा है, एक अल्प प्राण व्यंजन और एक महाप्राण व्यंजन। इनको भी समझ लीजिए, इनसे भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अल्प प्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ग अल्प प्राण ध्वनि होता है। जैसे कि आपको बताया नहीं कि अघोष, यहाँ पर घोष समझाया ना मैंने, घोष में क्या है, तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसे ही इसमें भी तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, चौथा छोड़ के पहला, तीसरा,
और पांचवा ये अल्पप्राण भी होते हैं। तो इन्हीं को याद करना है। इसी में आपका दिमाग घूम जाता है कि कुछ तो इसमें भी है, फिर आगे पता चलता है ये भी ये चीज़ है वो चीज़ है। तो इनको लिखिए, आप लोग नोट कीजिए, सारी चीज़ जितने भी पढ़ा रहा हूँ अलग से नोट करते जाइए कि अल्पप्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, घोष कितने हैं, अघोष कितने हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन है, मूस व्यंजन कौन है, स्पर्श व्यंजन, ये सारे अलग अलग लिख लीजिए, एक ही में मत याद कीजिए। आप पहले टाइटल डालिए अल्पप्राण, अल्पप्राण में कौन कौन से, पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा पांचवा, पहला में का गा घाड़ ये सब लिख लीजिए, आप लोग रट लीजिए इसको। उसके बाद महाप्राण में देख लीजिए, महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा, सिर्फ पहला तीसरा और पांचवा, तो इसमें हो गया अल्पप्राण में, बचा दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा आपका महाप्राण हो जाएगा। तो ये सारी चीजें याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्राणत्व के आधार पर ये वाला हो गया महाप्राण। अब यहां तक आपका सारा जितना भी टॉपिक था वर्णमाला में, जितने भी क्वेश्चन बनते थे जिन जिन चीज़ों से, मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपको, और फास्ट भी पढ़ाया है, समझाया भी है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। जिन लोगों ने नोट किया है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। वादा करता हूँ कल उनका परफॉर्मेंस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक बार रिवीजन कर लेंगे। लिखने से जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको याद हो जाता है। ये मेरी बात मानिए। आप लोग जिन लोगों ने नहीं कॉपी पेन उठाया था वो अगली बार से कॉपी पेन लेके बैठिएगा नेक्स्ट क्लास में। कल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे दोस्तों। इसको जिन लोगों ने नहीं समझ में आया है एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। अभी नहीं देखना, अभी तो बाकी क्लास चलने वाले हैं इसके बाद में 10 बजे तक, वो देखिए। उसके बाद में कल आपको दिन में इसको फिर से रिपीट करके देखना ना, रात में इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसी टाइम आपका। तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन के उत्तर सही देने हैं, बस इसको रिपीट करके समझना है। इसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, इतने पूछूंगा मैं। तो दोस्तों आई होप अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। पहला वीडियो है, इसको हमें सपोर्ट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए, समझ आया हो अगर आपको, तो कमेंट करके में ये भी बताइएगा दोस्तों कि सर हमें समझ में आया है, आप अच्छा पढ़ाते हैं, या हमें समझ में, या हमारी जो भी गलतियाँ हो, पढ़ाने में कोई गलती नजर आ रही हो आपको, कोई भी इंप्रूवमेंट नजर आओ तो उसको कहिए। जब तक आप कहेंगे नहीं, जब तक आप कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे, तब तक हमें समझ नहीं आएगा कि हमें एक्चुअली आपको करना क्या है, समझाना क्या है, बताना क्या है, क्या आप चाहते हैं हमसे, कैसे आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ हमें जरूर बताएं। पहला क्लास है दोस्तों, इसका रिव्यू की रहे हैं आप लोग, देखें कैसा पढ़ाया है मैंने, समझ में आया है, कहाँ गलती की, सारी चीज़ें आप लोग बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। इसके बाद लगातार वीडियो आने वाली है, आप कहीं जाइए ना, बस तुरंत वीडियो से बाहर निकलिए। नेक्स्ट क्लास चैनल पर लगी हुई मिल जाएगी, उस पर जाइए, वेटिंग कीजिए, 5 मिनट के अंदर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।